हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल पर हम निशुल्क तैयारी करते हैं एमपीपीएससी परीक्षा के लिए। जैसे ही सिलेबस चेंज हुआ, हमने उसके बाद निशुल्क रूप से आपको कंटेंट प्रोवाइड कराना शुरू किया। एक क्रमबद्ध तरीके से हमने पहले 10वीं यूनिट और फिर 6ठी यूनिट को पढ़ा और अब हम सैटरडे संडे उसका टेस्ट कराते हैं। और उसके बाद हमने जो नया सिलेबस, नए टॉपिक जोड़े गए थे पहली यूनिट में इतिहास के, उनको कवर करना शुरू किया। अब हमारे वो भी खत्म हो चुके हैं। आज से लगातार 20 दिन तक पहली यूनिट के जो नए टॉपिक्स हैं उनको टॉपिक वाइज हम टेस्ट लेने वाले हैं। हर एक टॉपिक का टेस्ट लिया जाएगा। टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक के क्वेश्चन बना करके एमसीक्यूज उसके सॉल्व कराए जाएंगे, ताकि आपके जो कंफ्यूजन है वो भी खत्म हो जाए और कुछ छोटी मोटी सी बातें जो रह गई हैं पढ़ने में वो भी कवर कर ली जाए। आप सब लोगों को पास कराना ही इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं। साथ में हम एमपी भी शुरू करने वाले हैं। आपको आगे उसके भी लेक्चर्स मिलने वाले हैं। चलिए, अब बहुत सारी बातें ना करते हुए सीधे शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग इस प्लेटफॉर्म पर अपनी तैयारी को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कर रहे होंगे और धीरे धीरे अपने आप में सुधार कर रहे होंगे। हमारा उद्देश्य है कि इस प्रीलिम्स एग्जाम में जो 2024 का होने वाला है, इसमें 100 स्टूडेंट्स हम अपनी तरफ से इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पास करवाएं। चलिए, अब हम आज जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो एमसीक्यूज होंगे। एक एक टॉपिक के रोजाना आपको एक निश्चित समय पर रोजाना हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज मिलेंगे। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये जो सिलेबस है इसको आप अच्छे से याद कर चुके हैं। पहला टॉपिक प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है और हमने जब वीडियो बनाया था तो उसी में साथ में एड ऑन कर लिए थे क्वेश्चन। तो यहां से शुरू करते हैं। भारतवर्ष आज इसी टॉपिक के एमसीक्यू करेंगे। कल इसके बाद वेद नाम के टॉपिक के, उसके बाद उपनिषद, और ऐसे ही हर एक दिन एक एक टॉपिक के 50 से लेकर 100 एमसीक्यूज हम रोजाना सॉल्व करेंगे। शुरुआत में एमसीक्यूज की संख्या थोड़ी कम रखेंगे, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। हम बहुत सारी बातें ना करते हुए केवल 30 मिनट में आपको 50, 60, 100 एमसीक्यूज करवाने का कोशिश करेंगे, ताकि आपका समय बचा करके आपकी जो गंभीर महत्वपूर्ण समय है उसमें तैयारी में डिस्टर्बेंस ना करते हुए आपको योगदान दिया जाए। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। उम्मीद है आप सब लोग एक पेपर और एक पेन लेकर के बैठे होंगे और हर एक स्टूडेंट इन क्वेश्चंस से अपना मूल्यांकन करेगा। अगर आपको ये 50% से कम आता है, 50% से कम नंबर आते हैं, तो आप फिर से पुनः वीडियो देखेंगे और अपने आप को समझाने सिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको 75% से ज्यादा नंबर आते हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है, थोड़ी बहुत उसमें और एड ऑन करते हुए वो 80+ हो जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से भारतवर्ष शब्द का अर्थ क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि भारतवर्ष शब्द का क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ऐसा स्थान या महाद्वीप जो निरंतर प्रकाशमय रहता है, भारत देश की एक निश्चित वर्ष अवधि के लिए, एक स्थान जहां वर्ष भर वर्षा होती है, और एक संलग्न वर्ष। ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फटाफट आंसर कीजिए कि भारतवर्ष शब्द का क्या अर्थ है। अगर आपने हमारे वीडियो बहुत अच्छे से देखे होंगे तो इस प्रश्न को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन का आंसर है ऐसा स्थान जो निरंतर प्रकाशमान रहे। ऐसे भारतवर्ष शब्द का अर्थ है हमेशा प्रकाशमान रहने वाला स्थान। आपने हमारे वीडियो को देखा होगा तो मैंने बहुत जोर देकर के आपको ये बात समझाई हुई है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुराणों और महाकाव्यों के अनुसार भारतवर्ष किसका केंद्र था? महाभारत और पुराणों में, महाकाव्यों में भारत को केंद्र बिंदु माना गया है। किस स्थान का केंद्र बिंदु माना गया है? एशिया का, यूरोप का, जम्मूद्वीप का या यूनान का? फटाफट आंसर कीजिए। भारत को जम्मूद्वीप का केंद्र बिंदु माना गया है। जम्मूद्वीप का केंद्र बिंदु कौन रहा है? भारत। सी आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? भारतवर्ष शब्द का उल्लेख पहली बार किसी एक अभिलेख में मिला, और वो अभिलेख कौन सा है आपसे ये पूछा जा रहा है। हाथी गुम्फा अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, दशपुर अभिलेख या भाभरा अभिलेख? फटाफट आंसर कीजिए, ये सब आपको पता है। देखिए, भारतवर्ष का पहली बार उल्लेख जो है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। कहां मिलता है?
हाथी गुम्फा अभिलेख में। ये अच्छे से आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ स्थित है? आप सब जानते हैं कि हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ स्थित है। कहां पर स्थित है हाथी गुम्फा अभिलेख? उदयपुर में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में या कर्नाटक में? फटाफट आंसर कर लो कि इसका आंसर जो है उड़ीसा। हाथी गुम्फा अभिलेख कहां पर है? उड़ीसा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख के अनुसार भारतवर्ष नाम प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा? देखिए, पहली तो मान्यता है कि भरत का नाम जो राम भगवान के भाई थे उनके नाम पर पड़ा। एक विशेष मान्यता है जैन धर्म के अनुसार, हमने जैन धर्म को पढ़ा भी, जैन धर्म के तीर्थंकर पढ़े, तो ऋषभ देव जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर रहे हैं, इन प्रथम तीर्थंकर के दो पुत्र हुआ करते थे। एक बाहुबली के नाम से, आपने गोमतेश्वर में इनकी मूर्ति पड़ी है, और दूसरे का नाम भरत था। भरत बड़े भाई थे, तो ये भरत चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं, और इन्हीं चक्रवर्ती सम्राट के नाम पर भारत देश का नाम भारतवर्ष पड़ता है। ऐसा उल्लेख कहां मिलता है? सांची अभिलेख में, देवपाड़ा अभिलेख में, रुम्मनदेही अभिलेख में या हाथी गुम्फा अभिलेख में? फटाफट आंसर कीजिए। हाथी गुम्फा अभिलेख में ही ये वर्णन मिलता है कि ऋषभ देव के बड़े पुत्र भरत चक्रवर्ती राजा बने, और उन्हीं के नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के किस अभिलेख में जम्बूद्वीप का वर्णन मिलता है? देखिए, मौर्य शासक हैं, मौर्य शासक सम्राट अशोक के बारे में आप सब जानते हैं। अशोक ने भारत विजय की थी, दक्षिण भारत को भी जीत लिया था। इनके एक अभिलेख में जम्बूद्वीप शब्द का वर्णन मिलता है। तो ये जम्बूद्वीप शब्द किस अभिलेख में है? भोगजकोई में है, गुर्जरा में है, सहस्त्रराम में है या लुम्बिनी अभिलेख में? फटाफट आंसर कर लीजिए। सहस्त्रराम लघु शिलालेख में पहली बार जम्बूद्वीप का वर्णन मिलता है। अशोक के सहस्त्रराम अभिलेख में इसका वर्णन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में वर्णित है कि भारतवर्ष का नाम दशराज युद्ध के विजेता भरत कबीले के नाम पर पड़ा? आप सब लोग जानते हैं कि दशराज युद्ध जो है वो पुरुषनी नदी के किनारे हुआ, और इसमें भरत कबीला जो था, भरत कबीला जो है वो जीत गया। और जब भरत कबीले ने पूरे क्षेत्र पर शासन कब संभाल लिया, तो पूरे एरिया का नाम भरत पड़ गया, और इसी से भारतवर्ष नाम पड़ा फिर भारत का। ये थ्योरी कहां पर दी हुई है? ऐसा वर्णन आपको कहां मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? फटाफट आंसर कीजिए। ये वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। कहां मिलता है? ऋग्वेद में वर्णन है कि दशराज युद्ध में भरत कबीला जीता, और उसके बाद फिर पूरे भारत का नाम भरत पड़ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम भरत एवं भारतीयता का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में, किस ग्रंथ में, किस एक किताब में भारत और भारतीयता, ये दो शब्दों भारतीयता का उल्लेख मिलता है भैया? तो भारत और भारतीयता का जो उल्लेख है वो कौन सी किताब में है? मैत्रेय पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण या गरुड़ पुराण? आपको याद रखना है विष्णु पुराण में इस का वर्णन मिलता है। पहली बार भारतीयता का जो व्यवस्था है या भारतीयता का गर्व जो भारतीयों द्वारा किया गया वो विष्णु पुराण में ऐसा आख्यान मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस ग्रंथ में वर्णित है कि मानव जाति के आदि पुरुष मनु द्वारा शासित भूमि का नाम जो है वो भारतवर्ष पड़ा था? किस ग्रंथ, किस किताब में पहली बार ऐसा वर्णन है कि जो आदि पुरुष रहे हैं, जिन्होंने मनुष्य की उत्पत्ति की, आदि पुरुष किसे कहा जाता है? मनु को। और इन मनु की संतान हर एक मानव को माना जाता है, और इन मनु के द्वारा जो शासित भूमि थी उसी का नाम भारत पड़ा। ऐसा कहां उल्लेख मिलता है? मनुस्मृति में, वायु पुराण में, मैत्रेयणी पुराण में या विष्णु पुराण में? फटाफट आंसर कीजिए कि ऐसा उल्लेख कहां मिलता है? ऐसा उल्लेख मिलता है मैत्रेय पुराण में। ये याद रखना है आपको। मैत्रेय पुराण मानती है कि मनु ने जो शासन भूमि किया, जिस क्षेत्र पर शासन किया, उसका नाम भरत पड़ा था। याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार हिमालय से विंध्याचल तक के क्षेत्र को आर्यावर्त कहते हैं? क्या कहते हैं? आर्यावर्त। ये याद रखना, आर्यावर्त किस भूमि को कहा जाता है? किसके अनुसार? हिमालय से लेकर विंध्याचल तक की भूमि के एरिया को हम आर्यावर्त कहते हैं। फटाफट आंसर करो। किसने ऐसा माना है
कि हिमालय से लेकर, ये जो ऊंचा ऊंचा हिमालय है भारत के उत्तर में, इस हिमालय से लेकर जो विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है, यहां तक कि इस भूमि को आर्यावर्त कहा जाता है। ये मनु के अनुसार है। मनु ने कहा था कि हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक फैले हुई भूमि को आर्यावर्त कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनु के अनुसार सरस्वती और द्रशद्र तथा घग्गर नदी के मध्य की भूमि को क्या कहा जाता है? देखिए, ये सरस्वती नदी है। इस सरस्वती नदी से लेकर घग्गर नदी के बीच का जो स्थान है उसे किस नाम से जाना गया है? आप सब लोगों को याद रखना है कि मनु ने इन दोनों के बीच के एरिया को ब्रह्मवर्त कहा था। क्या कहा था? ब्रह्मवर्त नाम दिया था। तो ब्रह्मवर्त कहते हैं सरस्वती और घग्गर नदी के मध्य के एरिया को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनु के अनुसार गंगा और यमुना दोआब किस नाम से जाना जाता था? देखिए, गंगा नदी और यमुना नदी दोनों एक दूसरे के साथ साथ बहती है, और ये जो यमुना नदी और गंगा नदी के बीच का दोआब है, इन दोनों के बीच की भूमि है, उसे किस नाम से जाना जाता है? 12वां प्रश्न है, फटाफट आंसर करो। उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे ब्रह्मर्षि प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मर्षि प्रदेश के नाम से जाना जाता है। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजशेखर। क्या क्वेश्चन है? राजशेखर की काव्य मीमांसा। एक कवि हैं राजशेखर। तो राजशेखर की पुस्तक है काव्य मीमांसा। इस काव्य मीमांसा में नर्मदा नदी के उत्तर के भाग को क्या कहा गया है? देखिए, अगर हम भारत का मैप बना लें तो भारत के मैप में मध्य प्रदेश का जो एरिया है इसमें पड़ती है नर्मदा नदी। तो इससे उत्तर वाला जो पूरा एरिया है इसे किस नाम से जाना गया है? आप सब लोग जानते हैं कि इसे किस नाम से जाना गया है? इसे आर्यावर्त के नाम से जाना गया है। नर्मदा नदी के उत्तर के क्षेत्र को आर्यावर्त कहा जाता है। कहां? राजशेखर की किताब काव्य मीमांसा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत को 5 इंडीज कहा? बहुत अच्छा प्रश्न है। किस विदेशी यात्री ने भारत को 5 इंडीज के नाम से 5 नदियां जहां पर बहती हों उस स्थान को 5 इंडीज के नाम से जाना? किसने कहा था? इत्सिंग ने, फाइयान ने, हेनसांग ने या सुलेमान ने? फटाफट आंसर करो कि किसने कहा था। हेनसांग जो कि चीनी यात्री था, इसने पहली बार भारत को 5 इंडीज कहा था। क्या कहा था? 5 इंडीज। और इसमें से फिर बाद में 5 हटता है, इंडीज रह जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाणिनि को आप जानते हैं, किताब लिखी है इन्होंने अष्टाध्याय। पाणिनि ने अष्टाध्याय के अनुसार हिमालय, सिंधु पर्वत और पश्चिम तथा पूर्व में सागर के मध्य स्थित भूभाग को क्या कहा जाता था? देखो, पहले तो हिमालय हो गया, हिमालय के बाद इधर सिंधु पर्वत हो गया, सिंधु पर्वत, फिर पश्चिम हो गया और पूर्व हो गया। इनके बीच की भूमि को क्या कहा जाता था? इनके बीच की भूमि को पाणिनि ने अष्टाध्याय नामक किताब में क्या कहा है आपको ये बताना है। इसके मध्य की भूमि को पाणिनि ने आर्यावर्त कहा है। क्या कहा है? आर्यों के रहने का स्थान आर्यावर्त। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। हिंदुस्तान शब्द का कौन सा शब्द है? हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख, हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख पहली बार आपको कौन सी किताब में, कौन से अभिलेख में मिलता है? नश्क ए रुस्तम एक ईरानी अभिलेख, बोगजकोई अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख या दशपुर अभिलेख? फटाफट आंसर करो। नश्क ए रुस्तम जो कि एक ईरानी अभिलेख है, यहां पहली बार आपको हिंदुस्तान शब्द का वर्णन मिलेगा। हिंदुस्तान शब्द का पहली बार वर्णन कहां मिला है? नश्क ए रुस्तम जो कि एक ईरानी अभिलेख है, इसमें आपको यह वर्णन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत के कौन से पर्व में, पर्व के अनुसार दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र चक्रवर्ती भरत के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा? बहुत अच्छा प्रश्न है कि महाभारत के कौन से पर्व में, देखो महाभारत में तो ये कहानी मिलती है कि भारत देश का नाम जो है वो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा था।
तो वहां कौन से पर्व में ये वर्णन है आपको याद रखना है। जो महाभारत पुस्तक है या महाभारत महाकाव्य है उसके आदि पर्व में, कौन से पर्व में, आदि पर्व में ये कहानी मिलती है कि दुष्यंत जो थे राजा और शकुंतला नाम की रानी के पुत्र भरत थे और उन्हीं के नाम पर भारत देश का नाम भारत देश पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने भारत को इंडिया कहा? इंडिया कहने वाले पहले इतिहासकार कौन थे जिन्होंने भारत को इंडिया शब्द से डिनोट किया या इंडिया शब्द से पुकारा? याद रखना, इंडिया किसने कहा? चार ऑप्शन है, हेरोडोटस यूनानी ने, रोमिला थापर ने, आरसी मजूमदार या यदुनाथ सरकार। इनमें से किसने कहा भारत को? याद रखिएगा, भारत को पहली बार जो इतिहास के जनक माने जाते हैं यूरोपियन कल्चर के अनुसार, हेरोडोटस, इन्होंने इंडिया शब्द से या इंडिया कहकर के पुकारा है। यह आंसर होगा हेरोडोटस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को सर्वप्रथम इंडिया कहकर किसने पुकारा था? अभी हमने देखा कि हेरोडोटस ने कहा था, लेकिन कौन से देश के नागरिकों ने भारत को इंडिया कहा है? चीनियों ने कहा, अरबियों ने कहा, यूनानियों ने कहा या भारतीयों ने ही कहा? तो देखो हेरोडोटस ने कहा, और हेरोडोटस क्या था? एक यूनानी आदमी था, तो यूनानी व्यक्ति है, इसलिए याद रखना सी ऑप्शन सही होगा। यूनानियों ने पहली बार भारतीयों को इंडिया कह करके पुकारा था या भारत को इंडिया कहा था। अरबों द्वारा भारत को क्या नाम दिया गया? जो अरब देश के निवासी थे उन्होंने भारत को क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया था? फटाफट आंसर करो। अल हिंदी, हिंदुस्तान, हिंद देश या हिंदोस्ता, इन चार में से क्या नाम दिया गया था? आप सबको याद रखना है, अरबियों ने, अ से शुरू होता है अरबी, और अरबियों ने अल हिंदी शब्द से भारतीयों को या भारत देश को पुकारा था। अल हिंदी कहा अरबियों ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? किस शब्द से इस इंडिया शब्द की या इंडिया शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है? फटाफट आंसर करो कि इंडिया शब्द की उत्पत्ति हिंदू से हुई है, इंडस से हुई है, इंडोज से हुई है या एंडोज से हुई है, ये आपको बताना है। किस शब्द से हुई है? आप सब जानते हैं, इंडस नदी का नाम था, सिंधु नदी को वो लोग क्या कहते थे? इंडस नदी। क्या कहते थे? इंडस। और यही इंडस घिस करके इंडिया बन गया, याद रखना। तो इंडस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन बी इंडस सही होगा। आगे बढ़ते हैं। तुर्की ने भारत को क्या नाम दिया? जो तुर्की देश के निवासी थे भारत में आए, देखो अंग्रेजों के साथ हम पढ़ते हैं, पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, तब तो भारत का नाम इंडिया पड़ चुका था। इससे पहले हमारे देश में यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण आए, और उससे भी पहले यूनानी, अरबी, तुर्की आ चुके थे। तो तुर्कियों ने भारत को क्या नाम दिया था? याद रखना है, तुर्कियों ने भारत को क्या नाम दिया? हिंदुस्तान, भारतवर्ष, अल हिंद या हिंद देश। तो आंसर होगा हिंदुस्तान या हिंदुस्तान। जो नाम है ये तुर्कियों द्वारा, हिंदुस्तान, ये नाम हमें तुर्कियों ने दिया है। हमारे देश ने तो खुद का नाम भारतवर्ष रखा था। ये उल्टे सीधे नाम हमको, बाकी के सारे नाम जो है वो दूसरे लोगों ने दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथों के नाम पर भारत का नाम क्या मिलता है? बौद्ध किताबों या बौद्ध ग्रंथ जो है वो भारत को किस नाम से जानते हैं? किन नामों से उसकी व्याख्या मिलती है? जम्मूद्वीप के नाम से, जम्मूद्वीप पासी के नाम से, जम्मू के नाम से या बुद्ध की भूमि के नाम से? फटाफट आंसर करो। जम्मूद्वीप, जम्मूद्वीप पासी, जम्मूद्वीप, जम्मूद्वीप पासी, जम्बू या बुद्ध की भूमि? फटाफट आंसर करो। जम्मूद्वीप पासी ये शब्द है, जम्बू द्वीप पासी, जम्मूद्वीप पासी ये शब्द जो है वो बौद्ध ग्रंथों में भारत के लिए उपयोग किया गया, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत एवं पाली साहित्य में भारत को कितने भागों में बांटा गया है? जो संस्कृत साहित्य है वो और पाली साहित्य में भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में? देखो कहीं पे भी बात हो, भारत को कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। क्या होगा आंसर? 5। डी जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 5 भागों में भारत को बांटा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं ये हर एक व्यक्ति के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आपको केवल फैक्ट याद रख लेने में
वैसे तो सामान्यतः गारंटी कम ही देता हूं, लेकिन इस टेस्ट सीरीज की मैं गारंटी लेता हूं कि जो स्टूडेंट हमारे एक एक टॉपिक वाइज इस एमसीक्यू सीरीज को अटेंड करेगा, उसका इन टॉपिक से, इतिहास के नए जुड़े हुए सिलेबस से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। भले उसके 5 प्रश्न आए एग्जाम में या 6 आए, जितने आएंगे वो सारे वो कवर कर पाएगा, गारंटी है इस बात की। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन साहित्य में वर्णित भारत का उत्तरी भाग क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था प्राचीन भारत में? प्राचीन साहित्य में वर्णित भारत का उत्तरी भाग, देखो भारत को अगर हम देखें तो भारत का एक दक्षिणी हिस्सा दिखेगा आपको, ये वाला हिस्सा जो है वो दक्षिणी दिखेगा, ये मध्य दिखेगा और ये उत्तरी दिखेगा। तो इस उत्तरी भाग को प्राचीन साहित्य में क्या कहा जाता था? उद्दिच्य कहा जाता था, उत्तरा कहा जाता था, उत्तरापद कहा जाता था, या उत्तर भूमि कहा जाता था? फटाफट बताओ क्या कहा जाता था? उद्दिच्य कहा जाता था इसे। भारत को क्या कहा जाता था? उद्दिच्य। ए आपका आंसर सही होगा। इसे हम कहते थे उद्दिच्य। क्या कहते थे? उद्दिच्य। याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के उत्तरी भाग का विस्तार कहां से कहां तक था? अभी हमने जो उत्तरी भाग पढ़ा है, इसका विस्तार कहां से कहां तक था? फटाफट बता दो कि भारत के इस हिस्से का विस्तार कहां से कहां तक था? सिंधु गंगा नदी के मध्य, ब्रह्मर्षि देश के मध्य, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में, या पूर्व देश में? देखो, अगर हम नक्शे में बहुत अच्छे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ये भारत का दक्षिणी क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र है, तो जो हिमालय का क्षेत्र है, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, इसे उद्दिच्य कहा जाएगा, या यह उत्तरी भाग भारत का होगा। तो सी आंसर जो है वो आपका सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्राचीन भारत में मध्य भाग को क्या कहा जाता था? फिर से मैप बना लो। जो मध्य भाग था उसे किस नाम से जाना जाता था? देखो, इसको तो हमने उद्दिच्य कह दिया। मध्य वाले भाग को क्या कहा जाता था? जल्दी से आंसर करो। ए, बी, सी और डी, जल्दी से आंसर करो। मध्यम देश, प्राच्य भूमि, अपरांत या प्रतीच्य? क्या कहा जाता था भारत के इस हिस्से को? आप सबको पता है, मध्य की भूमि मध्यम प्रदेश या मध्यम देश कहलाती थी। तो ये जो है उद्दिच्य हो गया, उद्दिच्य। ये मध्यम हो गया, मध्यम। और नीचे वाला आप दक्षिण पूछ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता था? हमने पश्चिम पूछ लिया क्योंकि 5 भाग थे ना, तो ये जो पश्चिम वाला क्षेत्र है, पूर्व वाला तो बहुत अच्छे से याद होगा सब लोगों को, ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये वाला हिस्सा, इसे किस नाम से जाना जाता था भारत के? जल्दी से बताओ। भारत के पश्चिमी देश को क्या कहा जाता था? क्षेत्र को क्या कहा जाता था? पश्चिमी देश को अपरांत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? पश्चिम वाले हिस्से को अपरांत कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता था? दक्षिणी भाग को दक्षिणापथ, दक्षिणी पहाड़, दक्षिण भूमि या दक्षिण देश, किस नाम से जाना जाता था? बहुत ही सरल है, दक्षिणापथ कहा जाता था उसे। क्या कहा जाता था? दक्षिणापथ। याद रखना है सब स्टूडेंट्स को। आगे बढ़ते हैं। वराह मिहिर, आप इनको जानते हैं, वराह मिहिर। हम बहुत सारे साहित्य में वराह मिहिर को पढ़ चुके हैं। द्वारा रचित वृहद संहिता नामक ग्रंथ में भारत की भौगोलिक आकृति कैसी बताई गई है कि भारत कैसा था? त्रिकोण था, चतुर्भुज था, ऊंट के जैसा था, कछुए के जैसा था, कबूतर के जैसा था, त्रिकोण था, चौकोर था, कछुए जैसा था या ऊंट जैसा था? कैसा बताया गया वराह मिहिर की किताब में भारत को? वराह मिहिर की किताब में भारत को कछुए की आकृति या कछुए जैसा बताया गया। कैसा बताया गया है? कछुए जैसा बताया गया। याद रखना, हम कछुए जैसी आकृति लिए हुए थे, ऐसा वराह मिहिर की किताब वृहद संहिता कहती है। आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री हेनसोंग ने भारत आकर भारत का आकार कैसा बताया? जो चीन का यात्री था, कौन था चीनी यात्री? हेनसोंग। और फाइयान भी वहीं का था। तो चीनी यात्री जो हेनसोंग है, इस हेनसोंग ने भारत की आकृति कैसी बताई है कि भारत कैसा था? फटाफट आंसर कर लो कि भारत कैसा था। अर्धचंद्राकार, चंद्राकार, वर्गाकार या त्रिकोण? आंसर होगा अर्धचंद्राकार। भारत की आकृति कैसी बताई गई है? अर्धचंद्राकार बताई गई है। याद रखना, भारत की आकृति हेनसोंग ने अर्धचंद्राकार बताई है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में बर्मा, बर्मा माने म्यांमार की मोन बस्तियों जिन्हें हिंदू बस्तियां के नाम से भी जाना जाता है,
कुल मिला के क्वेश्चन है कि हिंदू बस्तियां जो कि कहां पर थी, बर्मा नाम का जो देश है जिसे वर्तमान में म्यांमार कहते हैं, तो म्यांमार या बर्मा की जो हिंदू बस्तियां थी उन्हें किस देश के नाम से या किस उपनाम से जाना जाता था? रम्मन देश के नाम से, सेंट योमा के नाम से, सेंट थोमे के नाम से, सेंट थोमे के नाम से, तटीय द्वीप के नाम से, या इनमें से कोई नहीं? याद रखना उसे रम्मन देश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रम्मन देश। ए ऑप्शन आपका सही होगा। जो बर्मा और म्यांमार में हिंदू बस्तियां थी, हिंदू क्षेत्र थे, उन्हें रम्मन देश कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। फारसी लोग सिंधु नदी को, सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र को क्या कहते थे? अभी हमने अरबी की बात कर ली, तुर्की की बात कर ली, यूनानियों की बात कर ली, एक बच गए थे फारसी, तो उसको भी ले आए। फारसी जो लोग थे वो सिंधु नदी के पूर्व में जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को क्या कहते थे? सिंध कहते थे, हिंद कहते थे, सिंधु कहते थे, या हिंदुस्तान कहते थे? फटाफट बताओ। उस क्षेत्र को वे लोग क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। याद रखना क्या कहते थे? हिंदू। हिंद या हिंदू एक ही बात है, ये हिंदू या हिंद नाम से वो पुकारते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीन नाम नहीं है? भारत का एक प्राचीन नाम है जो इनमें से एक नहीं है। कौन सा नहीं है? याद रखिए, प्राचीन नाम कौन सा नहीं है? मीन, होंडू, फग्यूल या ऋषि भूमि? कौन सा? फिर से प्रश्न पे आओ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्राचीन नाम नहीं है? कौन सा एक प्राचीन नाम नहीं है? मीन, होंडू, फंग्यूल या ऋषि भूमि? आंसर होगा ऋषि भूमि। नहीं कहा गया भारत को। भारत का पुराना नाम जो है वो प्राचीन ग्रंथों में ऋषि भूमि नहीं मिलता है। कुछ जो फारसी ग्रंथ है उनमें फंग्यूल मिलता है, होंडू मिलता है, मीन मिलता है, लेकिन ये नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख, क्या क्वेश्चन है? हाथी गुम्फा अभिलेख किस वंश से संबंधित है? बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछा गया आपसे। ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख जहां पर भारतवर्ष शब्द का पहली बार वर्णन मिलता है, क्या मिलता है यहाँ? भारतवर्ष का पहली बार वर्णन मिलता है। वो भारतवर्ष जो है वो कौन से वंश या जो गुफा हाथी गुम्फा अभिलेख वो किस वंश से संबंधित है? याद रखो, चेदी, मौर्य, गुप्त या कुषाण? आंसर होगा चेदी वंश से। राजा खारवेल, कलिंगराज खारवेल पढ़ते ना, चेदी वंश से संबंधित है ये हाथी गुम्फा अभिलेख। किससे? चेदी वंश से। देखो ऐसे हमने भारतवर्ष नाम का जो टॉपिक था उसके 35 क्वेश्चन लगाए। आप सब लोगों को भारतवर्ष नाम का टॉपिक अगर पढ़ने में क्लियर नहीं हुआ है तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये एमसीक्यूज के माध्यम से इसका एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट, एक एक बात आपको क्लियर हो गई होगी। मुझे नहीं लगता है कि इन 35 से बाहर एक भी प्रश्न इस भारतवर्ष पॉइंट से बन सकता है। आप सब लोग इनको कवर करिए अच्छे से। विशेष रूप से धन्यवाद। एक विशेष रूप से और आप सब लोगों को सलाह है कि आप सब लोग अपना मूल्यांकन जरूर करें, अपने आप में एड ऑन जरूर करें। आप देखें कि कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है। अगर किसी टॉपिक में आपको 50% से कम नंबर आते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। कैसे आप में सुधार करना है इसकी एक विशेष रणनीति बनाइए और अपने आप में सुधार करते जाइए। और साथ ही अगर आप ये वीडियो श्रृंखला आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताना ना भूलें और साथ ही इसे शेयर करना भी ना भूलें। विशेष रूप से धन्यवाद सभी को। थैंक यू।